बात सन 2010 की है। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जेल के अंदर एस के अवस्थी की जेलर के रूप में तैनाती होती है। जैसे ही वो जेल में जाते हैं तो उनका प्रथम मकसद होता है लोगों से इंट्रोडक्शन करना, जो कैदी होते हैं, चाहे वो हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी। इसके बाद वो चुपके से कैदियों के बीच में कैदी बनकर जाते हैं। अपनी आंखों से देखते हैं कि कुछ लोग फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, तभी एक कैदी को वो पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसको जब उसके बारे में पता किया जाता है तो वो कैदी बहुत बड़ा बदमाश होता है। उस पर लूट, डकैती, हत्या जैसे संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज थे। अब ऐसी कंडीशन में किसी भी अधिकारी का भी ऐसे अपराधी से पंगा लेना बहुत भारी पड़ जाता है, लेकिन वो ठहरे एस के अवस्थी। वो अपने नाम से पहचाने जाते थे। इसके बाद इस व्यक्ति का हाथ पकड़ते हैं और जेल के हर बैरक में लेके जाते हैं जहां पहले से ही बहुत सारे कैदी बंद थे। उनके सामने वो उठक बैठक लगवाते हैं और जैसे ही वो कैदी उठक बैठक लगा रहा है दूसरे कैदियों के सामने, तो दूसरे कैदी घबराने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतने बड़े बदमाश के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा क्या हाल होगा। जब ये सब हो जाता है तब जेल में हड़ताल शुरू हो जाती है और हड़ताल शुरू होने के बाद लोग खाना पीना छोड़ देते हैं इस जेलर को वापस भेजने के लिए, क्योंकि इन्हें सबको मालूम था जब तक ये जेलर रहेगा तब तक उन्हें शायद सांस में सांस नहीं आएगी और लोग परेशान रहेंगे, सब कैदी परेशान रहेंगे। तब वो हड़ताल शुरू कर देते हैं, भूख हड़ताल शुरू करते हैं। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है और एस के अवस्थी जब ये बात उच्च अधिकारियों को बताते हैं तब एक अभियान शुरू होता है, सर्च अभियान। और तेजी के साथ जब सर्च अभियान शुरू हो रहा था तो 16 कैदियों पर मोबाइल पकड़े जाते हैं और कई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें पकड़ी जाती हैं जेल के अंदर जिनको जेल प्रशासन मंजूरी नहीं देता है। कुल मिलाकर 16 कैदियों पर गैंगस्टर की धारा में मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद अगले 2 साल तक सबके सब कैदी बिल्कुल शांत रहते हैं जब तक क्या नया ऑफिसर नहीं आता। लेकिन जिस दिन ये एस के अवस्थी इस जेल में आ रहे थे उन्हें चेतावनी दी गई थी, उन्हें धमकाया गया था कि यदि तुम गाजीपुर जेल के अंदर जाओगे तो तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। और ये सबक सिखाने की बात किसी और ने नहीं बल्कि गाजीपुर के बहुत बड़े डॉन, बाहुबली, गुंडा, माफिया, उसे क्या कहें, मुख्तार अंसारी ने कुछ इसी तरह की चेतावनी दी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। बात कर रहा हूँ 23 अप्रैल 2003 की। 23 अप्रैल 2003 को 2 व्यक्ति मुख्तार अंसारी से जिला कारागार लखनऊ में मिलने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले मुख्तार अंसारी से मिलने वाले किसी भी व्यक्ति की तलाशी नहीं होती थी। जब तलाशी नहीं होती थी, पहला जो गेट वो पार कर रहे थे, तभी जेलर एस के अवस्थी के कान में कोई फूंकता है। वो कहता है कि साहब, आज मुख्तार अंसारी के गुर्गे उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। तभी वो घंटी बजाते हैं और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसकी तलाशी ली जाए। तलाशी लेने वाली बात जब थी तो ये बात कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के कान में भी फूंक दी गई थी। उन्हें भी बता दिया गया था कि आज तुम्हारे व्यक्तियों की, आज तुम्हारे लोगों की तलाशी होगी। इतना कहना था कि पूरी जेल प्रशासन में, पूरे जेल के कैदियों में हड़कंप मच जाता है। इधर मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों के साथ जेल के दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं और इधर जेलर अपने मुख्य गेट की तरफ दौड़ते हैं और जेल का दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही वो दोनों व्यक्ति आते हैं, उन दोनों व्यक्तियों का के लिए आदेश दिया जाता है कि इनकी सर्च ली जाए, इनकी तलाशी ली जाए, देखा जाए कि इनके पास क्या है। तलाशी ली जा रही थी। मुख्तार अंसारी की एंट्री हो जाती है और मुख्तार अंसारी कहता है कि इनकी अगर तलाशी ली गई तो शायद अंजाम अच्छा नहीं होगा जेलर साहब। ये बात शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा अपने लोगों से, अपने सिपाहियों से कहा कि मुझे इन दोनों लोगों की तलाशी लेनी है और तलाशी लेकर मुझे बताइए, दिखाइए कि आखिरकार क्या है इनके पास। एक व्यक्ति के पास रिवॉल्वर होता है और रिवॉल्वर जैसे ही दिखता है तो जेल की जो प्रशासनिक लोग थे वो सबके सब परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसी बीच में कुछ जो कैदी होते हैं, उम्र कैद के कैदी, जो कि उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर येलो कलर की ड्रेस पहनते हैं, वो भी दूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी की गुर्गे थे। मुख्तार अंसारी के अपने आप में बहुत बड़ा नाम होता है, चाहे वो रंगदारी के लिए हो, चाहे किसी की हत्या करने के लिए हो, चाहे वो डकैती डालने के लिए हो या फिर किसी को धमकाने के लिए हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई आम आदमी हो, किसी की क्या बिसात जो मुख्तार अंसारी से पंगा ले सके, उनका सामना कर सके। लेकिन एस के अवस्थी के मुंह से निकले एक एक शब्द पर उस टाइम गौर की जा रही थी और जैसे ही ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी, वो दौड़ कर जाते हैं और दौड़ कर जाने के बाद उस पिस्टल को छीनते हैं, रिवॉल्वर को छीन कर सीधा एस के अवस्थी के माथे पर लगा देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा।
बात यहाँ पर नहीं थमती है। बात बताने वाले बताते हैं कि बात यहाँ पर दंगल बन जाता है और आपस में गुत्थम गुत्ता शुरू हो जाती है। एक तरफ एस के अवस्थी होते हैं, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी होते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी जद्दोजहद हो रही थी और एस के अवस्थी दबने का नाम नहीं ले रहे थे। हैरान करने वाली बात तो ये भी थी कि जितने भी पुलिस वाले मौके पर होते हैं वो पुलिस वाले भी शांत खड़े हो जाते हैं, डर की वजह से कोई बोल भी नहीं पाता। और इसी बीच में कई बार एस के अवस्थी को धमकाया जाता है, हालांकि गोली नहीं चलती। कुछ लोग जो कि मुख्तार अंसारी के होते हैं वो मुख्तार अंसारी को पकड़ लेते हैं और जो पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं वो जेलर को पकड़ लेते हैं और दोनों को छुड़ाकर अपने अपने तरफ लेके जाते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। पूरी जेल के अंदर जेलर की कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई थी। जेल के अंदर किसी पर पिस्टल तानना ये कोई मामूली बात नहीं थी और पिस्टल निकलना भी कोई मामूली बात नहीं थी। मायूस बैठे थे, उदास बैठे थे। बात जेल से बाहर पहुंच जाती है और डीएम एसएसपी से होते हुए सीधे मुख्यमंत्री मायावती तक पहुंच जाती है। बात 2003 की थी। मायावती तक जब बात पहुंचती है तो मायावती को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। उन्हें लगता है कि यदि अपराधियों को इस तरह से बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी पुलिस वाला डर जाएगा, घबरा जाएगा। इसलिए इस मामले में न्याय होना चाहिए। वो सीधा डीएम को फ़ोन मिलाती हैं और डीएम को फ़ोन मिलाकर कहती हैं कि तुम्हारे ज़िले में जो क्या मामला है उसकी मुझे पूरी जानकारी चाहिए। डीएम एक एक बात जेलर से करने के बाद मुख्यमंत्री मायावती तक बताते हैं और मायावती कहती हैं यदि वो जेलर तैयार हैं तो इस मुख्तार अंसारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराइए। ये बात डीएम साहब एडीएम को कहते हैं और एडीएम सीधे पहुंचते हैं जेल में। जेल में एस के अवस्थी से बातचीत की जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो आपको एक एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। आखिरकार लखनऊ के पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जितने भी लोग यहाँ पर मौके पे होते हैं एक भी इसमें गवाह नहीं बनता और निचली अदालत में जब मामला पहुंचता है तो निचली अदालत में मामला पहुंचते पहुंचते वो ख़त्म हो जाता है। निचली अदालत कहती है कि गवाह ना होने की वजह से, पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से इस केस को यहीं रफा दफा किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जब ये धमकी दे रहे थे मुख्तार अंसारी एस के अवस्थी को, तो उन्होंने ये कहा था कि शायद तुम्हारे दिमाग ज़्यादा ख़राब हैं। यदि तुम गाज़ीपुर जेल में तुम्हारा ट्रांसफ़र कराया जाएगा और ट्रांसफ़र कराने के बाद तुम्हें जब बताया जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो या हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। सन 2010 आता है और सन 2010 आने के बाद गाज़ीपुर उनको ज़िला मिलता है क्योंकि गाज़ीपुर ज़िला मुख्तार अंसारी का होता है। और वहाँ जाने के बाद शुरुआत में लगभग 8 या 9 दिन के आसपास इन्हें बेहद परेशान किया जाता है, चाहे वो जेल के प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो सिपाही हों, चाहे वो अंदर के कैदी हों या उम्र कैद के कैदी हों। जो भी मुख्तार अंसारी से प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे, वो सब जेलर को परेशान करते हैं। लेकिन जेलर जो अपना रुद्र रूप दिखाते हैं तो 2 साल या 3 साल लगातार इनकी यहाँ पोस्टिंग होती है, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती। मगर इससे बड़ी हैरानी और परेशान करने वाली बात ये थी 30 जून 2013 को एस के अवस्थी का रिटायरमेंट हो जाता है इटावा की जेल से और वो अपने लखनऊ अपने आवास पर चले जाते हैं, वहीं रहना शुरू कर देते हैं। तब कहीं जाकर 2003 के मामले की सुनवाई होती है लंबे समय के बाद और निचली अदालत से उन्हें मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसमें कुछ केस में जान नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि केस या फिर कोई अपराध कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, अपराध कभी छुपता नहीं है। और ठीक वैसे ही होता है, यानी कि 26 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ उस 2003 के उस मैटर को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद सरकार खुद इस केस को लड़ती है। और केस को लड़ने के बाद जब एक के बाद एक सबूत जुटाए जाते हैं और जितने भी हॉस्टाइल करने वाले गवाह थे उनको भी बुलाया जाता है, तब कहीं जाकर इस केस में जान पड़ती है। और इसके बाद 20 सितंबर 2022 को इस केस पर निर्णय आता है और शायद संभवतः लगभग 50 मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं और 50 मामलों में शायद ये कोई पहला ऐसा मामला है जिसमें अपराध सिद्ध होता है और 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है, 36,000 रुपये का अर्थदंड भी सुनाया जाता है। यानी कि पिछले साल 2021 में जब पंजाब से उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार अंसारी को बार बार लाने की कोशिश कर रही थी तो 1-2 बार नहीं 40 बार कोशिश करती है और 40 बार लगातार सरकार हारती चली जाती है। लेकिन सरकार ने भी जिद पकड़ी हुई थी, हारना नहीं है, जीतना है। और 40 यानी कि 41वीं बार में जाकर सफलता मिलती है और जब सफलता मिलती है तो पंजाब से उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा में इनका ट्रांसफ़र किया जाता है, इनको वहाँ रखा जाता है। और जब रखा जा रहा था तो उस दौरान मोबाइल पर, अखबारों में तब सभी जगह पर मीम्स चल रहे थे, कहीं ऐसा ना हो
कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलट जाए या उसमें टायर पंचर हो जाए, ऐसा ना हो जैसे विकास दुबे के साथ हुआ था। और कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन कहा गया है, इस फैसले में, इस मामले में जो अभी 20 सितंबर 2022 को जज साहब ने सुनाया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन, वो आज डॉन कहीं ना कहीं डरने लगा है योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई से। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि ईमानदारी से लड़ी हुई लड़ाइयाँ कभी भी हार नहीं होती है, भले ही उसमें देरी हो, भले ही चाहे उसमें परेशानी हो। एसके अवस्थी ने जिस तरह से अपने जीवन काल में अपना काम किया है, तो आज मेरी जब उनसे फ़ोन पर बातचीत चल रही थी तो वाकई वो अपने इस कार्य पर खुद भी मतलब फ़ख्र महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर पूरी ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। हालांकि ये भी बात सही है कि मुख्तार अंसारी का सामना करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। लोगों के, जो गाज़ीपुर के या उस इलाके के पूर्वांचल के लोग हैं, वो जानते हैं कि मुख्तार अंसारी कितना ख़तरनाक किस्म का व्यक्ति है। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें अरविंद कौर हैं, इनका जन्मदिन था 21 सितंबर को, और आयान बाबू हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, जो कि इनके पिता मंजर आलम हैं। गुलाल साबरी हैं, इनके पिता रिजवान साबरी हैं। उन्होंने अपील की थी कि उनके बेटे के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएं। राशिद हैं, शशांक हैं, दादरी उत्तर प्रदेश से। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें राहुल झा हैं, कौशलेश यादव हैं, आरबी झा हैं, अनुराग, सुशील शर्मा, अजय, वासवा चंद्र सिंह, देवेंद्र यदुवंशी बांदा से हैं, शरीफ हुसैन, अजीज श्रावस्ती से हैं, सहराज अंसारी, पंकज कुमार गुप्ता, असलम अंसारी, नारायण जाखड़, सीमा देवी, फजलुर रहमान, मदन राजपूत, काशिफ पत्रकार हैं, संभल से पवन, अजय, राहुल, अयोध्या से हैं, आमिर हमज़ा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, उमेश राणा। दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।